प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय कुमार शुक्ला, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय रामानुज प्रताप सिंह देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुंठपुर कोरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है एमए चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय साहित्य प्रश्न पत्र। इसमें हम सर्वप्रथम भारतीय साहित्य पर, उसके स्वरूप पर विचार करेंगे। ये भारतीय साहित्य है क्या? जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत एक राष्ट्र है और यह जो राष्ट्र है वह बहुत बहुआयामी है। नाना जातियाँ, नाना संप्रदाय, नाना वेशभूषा, नाना भाषाएं, नाना बोलियां, नाना प्रकार की विविधताएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती। साधारण अर्थों में अगर भारतीय साहित्य की बात अगर हम करते हैं तो भारतीय साहित्य से हमारा आशय भारत भूमि पर रचे हुए साहित्य से। यहाँ पर एक प्रश्न जरूर हमारे मन में उठता है कि जब भारत की बात करते हैं तो हमारे सामने एक भारत का नक्शा हमारे सम्मुख उभरता है, लेकिन जब हम भारतीय भाषा की बात करते हैं तो अलग अलग भाषाएं हमारे जेहन में आती हैं, जैसे हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, गुजराती इत्यादि भाषाएं जो हैं हमारे जेहन में आती हैं। एक अजीब सा भाव यह उठता है कि भारत तो एक राष्ट्र, हम अक्सर कहते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन जब भारतीय भाषाओं की बात उठती है तो यह सवाल उठता है कि भाषाएं अलग अलग हमारे सामने, अगर हम हिंदी भाषी हैं, हम हिंदी जेहन में पहले उभरती है, फिर और थोड़ा सा विचार करते हैं तो ये दिखलाई पड़ता है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं। मित्रों, ये अलग अलग भाषाएं हमारी ताकत है। ये सारी भाषाएं मिलकर के एक बड़ा कैनवास रचती हैं अपनी बोली में, अपनी लोक संस्कृति के माध्यम से। कहीं न कहीं ये भी बात स्पष्ट होती है भारतीय साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि भारतीय साहित्य भले ही भारत भूमि पर अलग अलग भाषाओं में रचा जा रहा हो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक सूत्रता विद्यमान है। उसकी जो भाव संपदा है वो एक है, एक ऐसी धारा है कि जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर निरंतर बहती रही। चाहे हम बंगला साहित्य को लेते हैं, चाहे मराठी साहित्य को आप उठा के दें, या तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, समूची भारतीय भाषाओं को लें, तो हमें यह स्पष्ट होगा कि हमारी जो भाषाएं हैं वो अलग थलग नहीं है। बोलने के स्तर पर, लिपि के स्तर पर उसमें हम मान सकते हैं कि वे अलग दिखती हैं, लेकिन जो उसकी भाव संपदा है वह एक है। यही कारण है कि आपके पाठ्यक्रम में
ये भारतीय साहित्य प्रश्न पत्र रखा गया ताकि आप जो है सिर्फ हिंदी भाषा के बारे में या हिंदी भाषा को ही लेकर के कोई ग्रंथ न पाए, बल्कि इस बात पर विचार करें कि भारत में और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, उनका समृद्ध साहित्य है, उनसे भी आप रूबरू। और यह काम भारतीय साहित्य से रूबरू होने का काम हम हिंदी भाषियों को अनुवाद के माध्यम से प्राप्त होता है या हो रहा है। या और जो लोग अन्य भाषाएं सीखते हैं, अन्य भाषाओं को लेकर के जिज्ञासु हैं, वे उन भाषाओं में भी जाकर के उन भाषाओं को सीख कर भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो अनुवाद के माध्यम से विपुल सामग्री हमारे सामने आ रही है, चाहे वो किसी भी भाषा की सामग्री हो, वे हमारे सम्मुख अनुवाद के माध्यम से उपस्थित हो रही है। भारत में भाषा का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है। इसको आप भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन से भी देख सकते हैं। प्रांतों के गठन में भाषा का मुद्दा सर्वप्रमुख रहा या प्रमुखता से उभरा, जिसके आधार पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे प्रांतों का गठन किया। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि एक सूत्रता इसमें विद्यमान है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर उभर करके आता है भारतीय साहित्य के संदर्भ में। जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे सम्मुख एक मानचित्र उभर करके आता है, पूरे भारत का मानचित्र उभर करके आता है, जिसमें हम बहुत सारे भाषाओं में रचित साहित्य की गणना करते हैं। लेकिन जब भारतीय भाषा की बात करते हैं तो अलग अलग प्रांतों की तस्वीर उभर करके सामने आती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आखिर में यह एक विरोधाभासी प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम, और साहित्य की अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग भारत में होता रहा है सदियों सदियों से। आर्य संस्कृति की बात करते हैं, पहले संस्कृत रही, संस्कृत में भी पहले वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, फिर वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथों की रचना होती है। वैदिक संस्कृत जिसमें कि वेदों की रचना, उसके बाद पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें कि मराठी, गुजराती, असमी, उड़िया, हिंदी इत्यादि भाषाएं आती हैं। ऐसे एक द्राविड़ संस्कृति, जिसमें कि तमिल, तेलुगु, मलयालम इत्यादि भाषाएं बहुत प्राचीन काल से चलती चली आई। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि भाषाएं भारत में भले ही विविध हों, बहुत सारी हों, लेकिन उनका जो भाव है, जो भाव सूत्र है, वो एक, यानी कहीं न कहीं एक धारा है कि जो उत्तर से दक्षिण भारत को, पूरब से पश्चिम, सबको जो है एक रूप जोड़ती। इसी कारण जब हम इसका समग्र रूप से विचार करते हैं तो हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं। वैसे भी थोड़ा उदाहरण के रूप में अगर हम समझें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत आर्य संस्कृति कहते हैं। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति का आगमन होता है, जिसमें आर्य भाषाओं का हम जिक्र करते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की कि आर्य भाषाओं से कैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बहुत सारी भाषाएं
उभर करके सामने आई, वैसे ही दक्षिण भारत में प्राचीन समय से ही उत्तर और दक्षिण का नाता गहरा रहा। वैसे भी साहित्य में, भारतीय साहित्य में भेद की बात कहीं न कहीं अंग्रेजों के समय से, नहीं तो इसके पहले गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, गुरु गोविंद सिंह, जयदेव, सरहपा इत्यादि की रचनाओं में हमें यह भेद दिखलाई नहीं पड़ा। कहीं न कहीं उनकी रचनाओं में एक सूत्रता मिलती। यहाँ पर शब्दों का आदान प्रदान इनकी रचनाओं में हमें दिखलाई पड़ता है। यानी जिनका नाम अभी हमने चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, गुरु नानक, सरहपा, इनकी रचनाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनमें अधिकतर जो शब्द हैं वे एक दूसरे के यहाँ मिल जाएंगे, मिलते ही। यहाँ तक कि हम दक्षिण भारत की जब बात करते हैं, जो कि बड़ी अलग भाषा दिखलाई पड़ती है, दक्षिण भारत में तमिल है, तमिल संस्कृति की बात जब हम करते हैं तो बड़ा गहरा नाता रहा है उत्तर भारत और तमिल संस्कृति का। यहाँ पर आपकी भारतीय साहित्य की एक सूत्रता को दर्शाने के लिए एक पौराणिक कथा है छोटी सी, जो मैं सुनाना चाहूंगा। अगस्त मुनि, तमिल साहित्य में अगस्त मुनि का जिक्र मिलता है। तमिल संस्कृति में द्रविड़ भाषा के विकास का श्रेय अगस्त को दिया जाता है। इस संबंध में एक कथा भी बड़ी प्रचलित है कि उत्तर भारत में हिमालय पर्वत पर शिव पार्वती विवाह के समय बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र होते हैं और एकत्र होने का नतीजा ये निकलता है कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। उस संतुलन को स्थापित करने के लिए शिव जी अगस्त मुनि को दक्षिण भारत जाने का आदेश देते हैं। अगस्त मुनि द्वारा इस पर आपत्ति जताई जाती है कि मैं तो द्रविड़ भाषा जानता ही नहीं, मैं वहां जाके करूंगा क्या। इस पर शिव ने अपनी बाईं ओर अगस्त और दाईं ओर पाणिनि को खड़ा करके डमरू पर थाप दी, जिसके फलस्वरूप बाईं तरफ की ध्वनि से तमिल व्याकरण और दक्षिण तरफ की ध्वनि से पाणिनि का संस्कृत व्याकरण उभर करके सामने। अगस्त मुनि ने उसी नाद के आधार पर तमिल व्याकरण अगस्त्य लिखा। ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन काल में भी जो भारतीय साहित्य था, यहाँ तक कि जो आर्य भाषाओं में रचित साहित्य और दक्षिण भारत में रचे हुए साहित्य, उनमें परस्पर शब्दों का आदान प्रदान होता था। और अगस्त का उदाहरण इस नाते हमने दिया कि अगस्त जो है वे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भाषाओं के बीच में, साहित्य के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। इसके लिखित प्रमाण भी हैं और इस बारे में बड़ी सारी कथाएं भी। एक कथा तो अभी हमने आपसे चर्चा की, दूसरी कथा भारतीय साहित्य के स्वरूप को समझने के लिए अगस्त से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अगस्त मुनि भारत कि जो विभाजक उत्तर और दक्षिण भारत के बीच
विभाजक जो स्थान या केंद्र कहा जाए वो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं को माना जाता है। अगस्त मुनि और विंध्याचल के बारे में कहा जाता है कि विंध्याचल की ऊंचाई जो है, ये दूसरी कथा है। अगस्त का व्यक्तित्व तो ऐसा रहा है कि उनसे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, और इस बढ़ने को लेकर के आमजन पौराणिक कथा अनुसार देवता विशंकित थे। अगर ये विंध्याचल पर्वत ऐसे ही बढ़ता रहा या ऊंचा उठता रहा तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। इसके चलते उन्होंने अगस्त मुनि से प्रार्थना की कि वह विंध्याचल पर्वत आपका शिष्य है, आप उससे कहिए, कुछ उपाय करिए कि जिसके चलते वह अपना ऊंचा उठना रोके। ये सबके लिए हितकर है, मानव जाति के लिए भी, देवताओं के लिए भी। अगस्त मुनि ने यह निवेदन स्वीकार किया और विंध्याचल पर्वत से वो आदेश दिया, क्योंकि गुरु थे। विंध्याचल पर्वत प्रणाम करता है, गुरु के रूप में आदेश देते हैं कि मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूं, अगर तुम इसी तरह ऊपर उठते रहोगे तो मेरे वापस आने में कठिनाई हो। इस नाते जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम स्थिर रहो। विंध्याचल पर्वत स्वीकार करता है गुरु के आदेश को, और वह अपना बढ़ना रोक देता है। आगे की कथा यह है कि अगस्त मुनि दक्षिण भारत जाते हैं, तमिल संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति का भी तमिल संस्कृति में प्रचार प्रसार, और वापस लौट करके नहीं आते। अगस्त के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। उनकी क्षमता अगाध थी। कहते हैं कि एक बार तो समुद्र ही पूरा पी गए अगस्त में। खैर, ये तो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, कुछ जनमानस में चली आती हुई कथाएं हैं जिनको लिपिबद्ध कर दिया गया है। लेकिन इससे एक बात जो हमारी सबसे प्राचीन जो दो संस्कृतियां रही, आर्य और द्रविड़, इनके आपस में जुड़ाव का पता तो अगस्त के माध्यम से चलता ही। हमने आरंभ में, और ये पाणिनि के बारे में भी कहा जाता है कि संस्कृत के माध्यम से उन्होंने व्याकरण, पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो उनका व्याकरण ग्रंथ है उसके माध्यम से संस्कृत भाषा को जो है एक नियम प्रदान किया। उसी तरीके से अगस्त ने अगस्त्यम से माध्यम से तमिल भाषा को नियम प्रदान किया, व्याकरण प्रदान किया, जिसके माध्यम से तमिल भाषा को समझते या उसको रचा जाना। उत्तर भारत में भी अगस्त की चर्चा होती है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि कावेरी नदी को गंगा से निकाल कर ले जाने का श्रेय अगस्त को ही है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्राचीन ऋषि हैं, ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख मिलता है। अगस्त नाम का तारा भी है जिसे दक्षिण दिशा में जिसका स्थान है। इस प्रकार तमिलों ने द्रविड़ और संस्कृत दोनों का उद्गम एक ही माना है। तमिल और संस्कृत में शब्दों का आदान प्रदान भी बहुतायत मात्रा में मिलता है। संस्कृत के बहुत सारे शब्द तमिल में मिलेंगे, तमिल के बहुत सारे शब्द
संस्कृत में। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि द्राविड़ की समस्त लिपियों का विकास ब्राह्मी से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। इसीलिए अशोक के अभिलेख दक्षिण में ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। दक्षिण में प्रचलित जैन परंपरा के अनुसार ऋषभदेव ने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया या विकास किया। जैनियों ने ब्राह्मी को ऋषभदेव की पुत्री भी माना है और ऋषभदेव का बड़ा गहरा रिश्ता उत्तर भारत से भी रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे आज हम भारतीय साहित्य के रूप में जानते और मानते हैं, कहीं न कहीं मूल रूप में किसी एक ही भाषा का वो विस्तार है या एक ही भाषा के साहित्य का विस्तार है। आज भले ही अनेक भाषाओं के माध्यम से उसे व्यक्त किया जाता हो, लेकिन कहीं न कहीं मूल रूप में, अपने आरंभिक रूप में वह एक रही है। यही कारण है आज भी भारतीय साहित्य की एकता बनी हुई है। यह अनायास नहीं है। रामायण, महाभारत, बौद्ध कथाएं, जातक कथाएं, जैन कथाएं उत्तर से दक्षिण भारत तक मिलती हैं और इन कथाओं ने उत्तर भारत के कवि रहे हों या दक्षिण भारत के कवि रहे हों, सबको प्रेरणा प्रदान की है और अभी तक इन कथाओं के माध्यम से लोग प्रेरित होते आ रहे हैं। यह भी भारतीय साहित्य की एक रूपता का द्योतक है। नाना हमने जिक्र किया, चाहे वो रामायण की बात हो या महाभारत की बात हो या जातक कथाएं हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हैं या जैन धर्म से, ये आज भी हजारों हजार साल से ये कथाएं कवियों के मन को प्रेरणा प्रदान करती चली आ रही है। आज अगर हम बात करते हैं, चर्चा करें, इस पर हम कभी अगले चर्चा में विषय करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप देखें, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हमारे हिंदी के महाप्राण कहे जाते हैं और इनकी बड़ी चर्चित कविता है राम की शक्ति को। इसमें उन्होंने राम कथा को आधार बनाया। राम, साथ ही यह भी ध्यान दें, इसका जो मूल कथानक लिया गया वो बंगाल के कृतिवास रामायण से लिया गया और थोड़ी बहुत फेरबदल मूल कथा के साथ है, लेकिन राम का व्यक्तित्व आधुनिक काल में भी प्रेरणा देने वाला, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं, ऐसे बहुत सारे पात्रों को लेकर के वो प्रेरणा प्राप्त करते रहे। तात्पर्य यह कि क्षेत्र भेद से, प्रदेश भेद से भाषा का जातीय स्वरूप नहीं विकृत होता। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के साहित्यकार रूप को लेकर के जितना गौरव बोध संस्कृत भाषा को है, उतना ही गौरव बोध मलयालम भाषी को भी, जो कि जातीय बोध से जुड़ा है। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान देना योग्य है कि आज भारतीय उपमहाद्वीप में 3 राष्ट्र हैं।
उर्दू भाषा भारत में तो है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में जो मान्यता इस भाषा को दी है किसी ने, पाकिस्तान। ऐसे ही बांग्ला भाषा से दो राष्ट्र जुड़े हैं, एक तो बंगाल, दूसरा बांग्लादेश। उर्दू साहित्य का जो इतिहास है वो बिना पाकिस्तान को लिए पूरा नहीं हो सकता। वैसे ही जो बांग्ला साहित्य का इतिहास है वो बिना बंगाल और बांग्लादेश को लिए पूरा नहीं। तात्पर्य यह कि भाषा भेद, देश भेद भाषा को नहीं मानता, या यह कहना उचित होगा कि भाषा भेद और देश भेद दोनों अलग अलग। प्रत्येक दौर, चाहे वो प्राचीन आर्य और द्राविड़ संस्कृति का दौर रहा हो, चाहे मध्यकाल का दौर रहा हो, कहीं न कहीं संपर्क भाषा के रूप में तलाश जारी रही। आर्य एवं द्राविड़ संस्कृति के दौर में संपर्क भाषा का काम जहां संस्कृत कर रही थी, वहीं मध्य देश में यह काम हिंदी भाषा बखूबी निभाती है संपर्क भाषा के रूप में। या यूं कहें, आधुनिक काल तक हिंदी भाषा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम समग्र भारत को एक सूत्रता प्रदान करने का संपर्क भाषा के रूप में महनीय कार्य करती रही है। हिंदी ने संपर्क भाषा के गुरुतर उत्तरदायित्व का निर्वहन बढ़ चढ़ कर के किया है, और इस निर्वहन के पीछे कहीं न कहीं हिंदी साहित्य की समाहार की जो क्षमता है वो भी महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा ने अन्य बहुत सारी भाषाओं से, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम, फारसी, अरबी, मराठी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाओं से शब्दों को अपने में समोने में, संजोने में बड़ी उदारता का परिचय दिया है, जिसके चलते आज हिंदी एक प्रतिनिधि भाषा के रूप में उभर करके सामने आती है। मित्रों, भारतीय साहित्य के स्वरूप को लेकर के मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में स्पष्ट हुई होंगी। भारतीय साहित्य भारत भूमि पर रचा जाने वाला साहित्य है, और यह जो साहित्य है ये बहुत सारी भाषाओं में रचा गया है। भाषाओं में विविधता होने के बावजूद भी कहीं न कहीं भावात्मक एकरूपता इस समूचे साहित्य में हमें दिखलाई पड़ता है, और यह हमारे अध्ययन और मनन का विषय है। या हो सकता है कि किस प्रकार समूची भारतीय धारा, भारतीय चेतना, भारतीय संस्कृति साहित्य के माध्यम से समूचे राष्ट्र को एक करने का प्रयास आर्य एवं द्राविड़ संस्कृति के समय से लग आज तक करती चली आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि यह चर्चा आपके लिए हितकारी होगी। भारतीय साहित्य से जुड़े हुए अगले विषय पर हम अगली चर्चा में बात करेंगे। तब तक आपके मन में जो भी इस से जुड़े प्रश्न या शंकाएं हैं वे हम तक आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।